गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जो विश्व के जलवायु प्रदेश हैं, इन जलवायु प्रदेशों की विशेषताओं पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो टॉपिक हम लोग का शुरू होगा आज जलवायु प्रदेश। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके आगामी समय में कई परीक्षाएं हैं आपकी, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है, या आरओ है, एआरओ है, या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं। उत्तर प्रदेश से भी आई हुई हैं, राजस्थान से भी आई हुई हैं। तो इस एग्ज़ाम में या इन परीक्षाओं में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं और ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअल भी है, फैक्चुअल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस पर चर्चा करेंगे। जो विश्व की जलवायु प्रदेश हैं, जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है, मानसूनी जलवायु प्रदेश है, सवाना जलवायु प्रदेश है, या भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, या अन्य जलवायु प्रदेश हैं, इन सभी की विशेषताओं पे आज से हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। तो आज से टॉपिक यही शुरू करते हैं हम लोग, जलवायु प्रदेश। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत लाभान्वित होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें मैं इस टॉपिक के माध्यम से काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ। तो इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं हम लोग, जलवायु प्रदेश। तो आज पहला जो हम लोग का जलवायु प्रदेश में पहला जो जलवायु का प्रदेश है, या जिस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो है भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय जलवायु, ये इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम लोग लेंगे कि भूमध्य रेखीय जलवायु कहाँ स्थित है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सभी टॉपिक्स पे आज चर्चा की जाएगी। थोड़ा मैप एक बार देख लेते हैं कि भूमध्य रेखीय जलवायु है कहाँ पे। तो सबसे पहले भूमध्य रेखीय जलवायु की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा के, ये हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, यानी कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है। और भूमध्य रेखीय जलवायु दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, जिसमें ये पूरा क्षेत्र है, इसको अमेज़न वर्षा वन कहते हैं। फिर ये है कांगो नदी बेसिन, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर जो पूर्वी द्वीप समूह कहा जाता है, जिसमें दक्षिण मलेशिया है, इंडोनेशिया है और पापुआ न्यू गिनी है, ये क्षेत्र। और इक्वेटोरियल क्षेत्र में जो आइलैंड्स हैं, ये पैसिफिक ओशियन में, इन सभी में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। साथ में देखा जाएगा कि भूमध्य रेखीय जलवायु जो है ये मध्य अमेरिकी देशों में भी पाई जाती है और पश्चिमी द्वीप समूह, जिनको वेस्ट इंडीज कहा जाता है, इनमें भी भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर देखा जाए तो भूमध्य रेखीय जलवायु दक्षिण अमेरिका में अमेज़न रिवर में या अमेज़न बेसिन में, अफ्रीका में कांगो बेसिन में, और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पाई जाती है। भारत में इस जलवायु का विस्तार कहाँ है? कुछ मॉडिफिकेशन के साथ भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में, तथा ये पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है, जिसमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ये क्षेत्र है, इसमें भी भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो आज इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग कि क्या है भूमध्य रेखीय जलवायु, इसकी विशेषताएं क्या हैं और ये किस प्रकार हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कि भूमध्य रेखीय जलवायु में तापमान क्या होता है। भूमध्य रेखीय जलवायु में तापमान, चूंकि यह क्षेत्र जो होता है भूमध्य रेखीय, यहां पर साल भर सूर्य लंबवत चमकता है, यानी कि सूर्य की किरणें यहां साल भर लंबवत चमकती हैं। सूर्य के जो आपतन कोण है वो कभी भी 43 डिग्री से कम नहीं होता है। इसका मतलब है कि वर्ष भर सूर्यातप की मात्रा लगातार प्राप्त होती रहती है और यहाँ पर जो वार्षिक तापमान है, जो औसत वार्षिक तापमान है, वो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहता है। यानी कि वर्ष में किसी भी महीने में जो औसत तापमान है वो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहता है। तो इस क्षेत्र में कभी भी ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वर्ष भर समान तापमान प्राप्त होता है। दूसरा होता है कि औसत वार्षिक तापमान यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वार्षिक तापांतर जो होता है वो अत्यंत न्यून होता है। तापांतर का मतलब है वर्ष में सबसे अधिक तापमान और वर्ष में सबसे कम तापमान।
वो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में वार्षिक तापमान लगभग समान बना रहता है, औसत वार्षिक तापमान, जबकि दैनिक तापांतर यानी कि दिन में सबसे अधिक तापमान और दिन में सबसे कम तापमान, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड या कहीं कहीं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि औसत दैनिक तापमान उच्च बना रहता है, औसत वार्षिक तापमान भी उच्च बना रहता है, और वार्षिक तापांतर की अपेक्षा दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा तो दोबारा यहाँ पे चर्चा करने की क्या ज़रूरत है। मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है तापमान पे, तो उसमें बताया हुआ है कि दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर क्या अंतर होता है, कैसे निकालते हैं, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे पिछली वीडियोज़ में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान, औसत तापमान उच्च पाया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, यहाँ पर दैनिक तापांतर की जगह वार्षिक तापांतर अत्यंत न्यून होता है, यानी कि वार्षिक तापांतर की अपेक्षा दैनिक तापांतर अधिक होता है। तो तापमान की ये एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। एक जाहिर सा सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक तापमान सामान्य रूप से भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक तापमान अंकित नहीं किया जाता है। विश्व के सर्वाधिक तापमान वाले क्षेत्र हैं वो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र या जो उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर विश्व का सबसे अधिक तापमान अंकित किया गया है, जिसमें यूएसए में डेथ वैली है। ठीक है, लीबिया में अजीजिया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की जगहों पर एक तरह से कहा जाए कि अधिक तापमान अंकित किया गया है। ठीक है, तो पहला तापमान है। अब दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है वर्षा या आर्द्रता। वर्षा के रूप में देखा जाए तो यह क्षेत्र भूमध्य रेखा पे पड़ता है और यहां पर दोनों गोलार्धों से प्रवाहित होने वाली, ये भूमध्य रेखा है और दोनों गोलार्धों से प्रवाहित होने वाली व्यापारिक हवाएं इसी क्षेत्र में आकर अभिसरित होती हैं। ये किस प्रकार अभिसरित होती हैं, ये हमने जो वायुदाब है और पवन प्रवाह है, प्रचलित पवन है, वहाँ पे हमने बताया है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से वहाँ देख सकते हैं। तो इसलिए दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं यहाँ कर अभिसरित होती हैं और इनके साथ अत्यधिक मात्रा में आर्द्रता होती है। इस कारण यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, साथ में यहाँ पर दिन में तापमान बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर संवहनी वर्षा होती है, दिन में बहुत अधिक धरातल गर्म हो जाता है और उसके साथ आर्द्रता की मात्रा भी होती है। जैसे जैसे हवाएं धरातल से ऊपर उठती हैं, ठंडी होती जाती हैं, संघनन होता है और फिर वर्षा होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा, औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और यहाँ साल भर वर्षा होती है। वर्ष के 12 महीने वर्षा होती है। हाँ, जिस महीने में शुष्कता होती है वहाँ भी कम से कम 6 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, यानी कि विश्व में कहीं भी, विश्व के किसी भाग में यदि भूमध्य रेखीय जलवायु है तो वहाँ पर साल भर वर्षा होगी और कहीं कहीं तो वर्ष के यानी कि 365 दिन के 3/4 दिनों में वर्षा होती है। ठीक है, यानी कि वर्षा लगातार होती रहती है। और वर्षा की मात्रा देखी जाए तो ये जिस महीने में कम वर्षा होती है उस महीने में भी एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है। तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि यहाँ पर 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। वर्षा मुख्यतः संवहनी प्रकार की होती है, लेकिन जहाँ पर्वत अवरोध के रूप में होते हैं वहाँ पर्वतीय वर्षा भी हो जाती है। वर्षा किस प्रकार होती है? दिन के समय क्या होता है कि सूर्यातप की मात्रा से धरातल अत्यंत गर्म हो जाता है और जब धरातल गर्म हो जाता है तो धरातल से संवहनी हवाओं का ऊपर की तरफ उत्थान होता है और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती हैं वैसे वैसे रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ये ठंडी होती जाती हैं और ठंडी होती जाती हैं। इनमें सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा बढ़ती जाती है। तो दिन के समय अधिक तापमान से हवाएं गर्म होती हैं, धरातल से ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और आफ्टरनून यानी कि लगभग 2 से 4 के बाद, 2 बजे से 4 बजे के आसपास या इसके बाद ही पूरा धरातल बादल से ढक जाता है और यहाँ पर इस माध्यम से जो जिस बादल का निर्माण होता है उसको कहते हैं कपासी वर्षी मेघ, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, उसका निर्माण होता है
और मूसलाधार वर्षा होती है। वर्षा की सबसे बड़ी विशेषता है कि बहुत अल्प समय में गरज चमक के साथ ज़्यादा तेज वर्षा होती है। फिर जैसे ही वर्षा समाप्त होती है वैसे ही आसमान से बादल छंट जाते हैं और फिर चटकीली धूप दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर संवहनी प्रकार की वर्षा पाई जाती है। लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर सूखे का मौसम नहीं पड़ता है। वर्षा के रूप में इसको हम लोगों ने देख लिया। अब इसकी तीसरी विशेषता है कि यहाँ पर मृदा किस तरह की होती है। तो यहाँ पर मृदा लेटराइट प्रकार की होती है। लेटराइट शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब ब्रिक्स होता है या जिसको कहते हैं ईंट। तो यहाँ की मृदा लेटराइट प्रकार की होती है। बहुत ज़्यादा उर्वरता उसमें नहीं होती है। लेकिन एक विरोधाभास पाया जाता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ मृदा नहीं होती है, फिर भी यहाँ पर वनस्पतियों का घना आवरण क्यों पाया जाता है, कैसे वो सर्वाइव कर लेते हैं, उनको कहाँ से पोषक तत्व मिलता है। तो इसका सबसे अच्छा एक जवाब है वो यही है कि यहाँ के पेड़ पौधे जितना भी पोषक तत्व होता है उसको अपने अंदर संचित करके रखते हैं। और जैसे ही कोई पौधा मरता है या डेड होता है, डिकम्पोजिशन द्वारा उस पौधे में जो पोषक तत्व होते हैं अन्य पोषक पौधे उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे कीट पतंगे होते हैं या जो जानवर होते हैं उनके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं डिकम्पोजिशन से वो मृदा में मिल जाते हैं, फिर पौधे उनको फिर अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह से जो पोषक तत्व हैं उनको लगातार पौधे अपने अंदर रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ की मृदा सबसे ज़्यादा निच्छालन यानी कि लीचिंग से प्रभावित रहती है। ठीक है, इससे प्रभावित रहती है और पोषक तत्व निच्छालन प्रक्रिया द्वारा पानी के साथ रिसकर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में चले जाते हैं या उसके साथ नीचे चले जाते हैं। ऊपर की मृदा है वो अनुपजाऊ बनी रहती है और अनुपजाऊ होने के कारण भी यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। तो यहाँ की मृदा उपजाऊ नहीं होती है, फिर भी जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये मृदा के रूप में हम लोगों ने देख लिया। दूसरा यहाँ पर है वनस्पतियाँ। सबसे बड़ी विशेषता है भूमध्य रेखीय जलवायु की कि यहां पर सदाबहार एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं और ये चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। सदाबहार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई पतझड़ का मौसम नहीं होता है, पूरा जंगल वर्ष भर हरा भरा दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की हमेशा उपस्थिति बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से महोगनी है, एबोनी है, गटापार्चा है, रबड़ है, बांस है, चंदन है, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों का नाम जरूर याद रखिएगा, महोगनी, एबोनी, गटापार्चा, रबड़, बांस, चंदन, इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और ये वृक्ष काफ़ी घने होते हैं। यहाँ वृक्षों के साथ साथ महालताएं और लताएं भी पाई जाती हैं जिनको क्लाइंबर और लियॉन्स कहते हैं। ये क्या होता है कि ये आलंबन के लिए पेड़ों के साथ लिपटी होती हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखीय सदाबहार वन होता है। इसकी विशेषताएं हैं कि यहाँ पर वनस्पतियों में 5 स्तर पाए जाते हैं या वनस्पतियों के 5 समूह होते हैं। कैसे होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले वनस्पतियों में वृक्ष होते हैं और ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 40 से 60 मीटर तक होती है और ये सदाबहार वन में सबसे ऊंचाई पर जाते हैं। ठीक है, ये वन जो होते हैं इनकी अपर कैनोपी जो होती है या ऊपरी वितान जो होती है ये एक दूसरे को आपस में छाते की तरह से जोड़े रखते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो अधिक से अधिक सूर्यातप प्राप्त करना चाहते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इनमें कंपटीशन होता है। तो जो पहला स्तर होता है उसमें बड़े वृक्षों का होता है जिनकी ऊपरी कैनोपी या अपर कैनोपी जिसको ऊपरी वितान कहते हैं ये छाते की भांति होता है और आपस में एक दूसरे से आबद्ध रहते हैं या जुड़े रहते हैं। जो दूसरा लेयर होता है यहाँ पर वृक्षों का वो होता है छोटे वृक्षों का जिनकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक होती है।
जिनकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक होती है और इनकी ऊपरी वितान जो होता है वो भी एक दूसरे के साथ छाते की भांति जुड़ा रहता है। तो ये दूसरा स्तर हो गया वृक्षों का। तीसरा स्तर जो वृक्षों का होता है उसमें लगभग वृक्षों की ऊंचाई 15 मीटर तक होती है। 15 मीटर तक तीसरे स्तर की वृक्षों की ऊंचाई होती है। जो चौथा स्तर है इसमें मुख्यतः झाड़ियां श्रब पाई जाती हैं, इनकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक होती है। और जो पांचवा स्तर होता है वो उन पौधों का होता है जो इसके धरातल पर फैले होते हैं, ग्राउंड पर फैले होते हैं, जिसमें कुछ घासें होती हैं, काई होती है। अब होता क्या है कि यहाँ सबसे ज़्यादा सूर्यातप इसको प्राप्त होता है, तो इसको पोषक तत्व या भोजन बनाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो सबसे अधिक होती है। उसके बाद इसको सूर्यातप की प्राप्ति होती है, फिर इसको होती है, फिर इसको होती है। धरातल तक आते आते सूर्यातप की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार पाया जाता है कि यदि भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के ऊपरी सतह पर यानी कि अपर कैनोपी पे जितनी सूर्यातप की मात्रा मिलती है उसे 100% मान लिया जाए, अर्थात यहाँ ऊपरी वृक्ष के ऊपरी भाग में सूर्यातप की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे 100% मान लिया जाए, तो धरातल पर मात्र इसका 2% भाग ही प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा नहीं होती है, जिस कारण हमेशा यहाँ अंधकार रहता है। दिन के समय ही यहाँ पर अंधकार होता है और ये हमेशा सूर्यातप के लिए संघर्ष करते हुए मिलते हैं। जीव जंतुओं की दृष्टि से देखा जाए यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जैव विविधता देखा जाए तो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये, क्योंकि सबसे अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां यहीं पर पाई जाती है। इको डाइवर्सिटी की दृष्टि से देखा जाए, जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो ये कुल पृथ्वी पर लैंड एरिया के 13% भाग पर फैला हुआ, कहीं कहीं आंकड़ा ये 10% मिलता है, लेकिन कुल जितना जैव विविधता है या कुल प्राथमिक उत्पादकता है उसका 40% भाग यहीं पर उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इसी क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर जो नेट प्राथमिक उत्पादकता है प्रति वर्ष वो लगभग 2000 ग्राम के आसपास है। ये नेट प्राथमिक उत्पादकता इसकी बहुत अधिक है, जिस कारण यहाँ पर जैव विविधता का ये उत्पादन स्तर बहुत अधिक पाया जाता है। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस क्षेत्र में वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता बनी रहती है, जो पौधों के या पादपों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए होता क्या है कि जो वर्षा वन होते हैं, भूमध्य रेखीय वर्षा वन होते हैं, उनका अपना ही एक वेदर सिस्टम होता है। यानी कि भूमध्य रेखीय वर्षा वनों द्वारा एक अपना ही वेदर सिस्टम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार माना जाता है कि जो भूमध्य रेखीय पर सामान्य ऊंचाई का वृक्ष होता है वो एक वर्ष में लगभग 2000 लीटर जल को वाष्पोसर्जित करता है, यानी कि इसको इवापोरेट करता है। और जाहिर सी बात है कि वर्ष में 2000 लीटर पानी को वाष्पित करेगा तो यह बादलों के रूप में ही परिवर्तित होगा। जब बादल बनेंगे फिर इनसे वर्षा होगी और ये फिर इसको इवापोरेट करेंगे, वाष्पोसर्जित करेंगे। तो भूमध्य रेखीय वर्षा वनों द्वारा एक अलग ही वेदर सिस्टम का निर्माण किया जाता है और एक दूसरे को ये इनहेंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे वृक्ष हैं, वो वर्षा के लिए जल की मात्रा को वाष्पित करेंगे, इस जल की मात्रा से या वाष्प की मात्रा से बादलों का निर्माण होगा और इन बादलों के माध्यम से वर्षा होगी। फिर वो क्या करेगा, इन पेड़ पौधों को सपोर्ट करेगा, इनको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा और फिर ये पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से फिर वर्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे, वाष्प को बनाएंगे। ठीक है, तो ये वेदर सिस्टम ही एक तरह से बताता है कि इनका एक अपना ही वेदर सिस्टम होता है। जैसे अमेज़न का जो वर्षा वन है दक्षिण अमेरिका का, उसको कहा जाता है कि धरातल पर
अमेज़न रिवर प्रवाहित होती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, लेंथ में नहीं वॉल्यूम में। ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है क्योंकि इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ये धरातली नदी है अमेज़न। लेकिन ऊपर वायुमंडल में क्या होता है कि एक दूसरी नदी है जिसको कहते हैं रियो बाडोर। रियो बाडोर रिवर इसलिए कहा जाता है कि ये पुर्तगाल भाषा में रियो का मतलब होता है नदी और बाडोर का मतलब है आसमान, यानी कि आसमानी नदी। होता क्या है कि जब अमेज़न वर्षा वन से वाष्पोत्सर्जन होता है तो ये वाष्प की मात्रा पहुंचकर ऊपर बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, बादल बनती है और यह हवा के साथ इधर उधर मूव करती रहती है। तो कहा जाता है कि नीचे धरातल पर अमेज़न रिवर है, जबकि ऊपर आसमान में एक आसमानी नदी है बादल के रूप में, उसको रियो बाडोर कहा जाता है। अब अमेज़न वर्षा वन या कांगो रिवर का जो वर्षा वन है, इसकी वृद्धि या समृद्धि में कहा जाता है कि सहारा रेगिस्तान का बहुत बड़ा योगदान है। यदि सहारा मरुस्थल नहीं होता तो अमेज़न वन और कांगो रिवर बेसिन का जो वन है वो इतना समृद्ध नहीं होता। कारण उसका है कि हवाओं द्वारा यहाँ की रेत को उड़ाकर इस क्षेत्र में ले जाया जाता है, अमेज़न के क्षेत्र में और कांगो बेसिन में। तो इससे वहाँ के पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होता है। और यदि सहारा रेगिस्तान नहीं होता तो अमेज़न रिवर बेसिन में जो वर्षा वन है वो भी आज इस रूप में नहीं होते, कांगो रिवर के जो वर्षा वन है वो इस रूप में नहीं होते। तो ये सहारा मरुस्थल इनके लिए पोषक तत्व को भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात थी। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जैव विविधता है ये आज के समय में कैसे सरवाइव कर रही है, आज की स्थिति इसकी क्या है जैव विविधता की। तो जो भूमध्य रेखी वर्षा वन है, ये जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो लकड़ी है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक तो वर्षा वन जो होते हैं यहाँ पर एक प्रकार के वृक्ष एक साथ नहीं पाए जाते हैं, ये बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। तो ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को एक ही प्रकार के वृक्ष चाहिए तो उसके लिए उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा वृक्षों को। पहली समस्या तो ये है कि एक प्रकार के वृक्ष एक साथ नहीं पाए जाते हैं। दूसरा यह है कि यहाँ पर लताएं एवं महालताएं होती हैं जो एक घने जाल के रूप में पूरे वृक्ष वन में फैली होती हैं और ये इसको दुर्गम इलाके के रूप में कन्वर्ट कर देती हैं जहाँ पर परिवहन सुविधाओं का बहुत अधिक विकास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दुर्गम इलाका एक है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की लकड़ी कठोर होती है, जो इमारती यानी कि जो कहा जाता है कि मानसूनी या सवाना जैसी जो वनस्पतियाँ हैं, खास करके मानसूनी जो इमारती लकड़ी के रूप में यूज होती हैं, वैसी यहाँ की लकड़ी नहीं है। तो इसलिए इसका इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा यूज नहीं है या ये बेनिफिशियल नहीं है। पर जो भूमध्य रेखी वर्षा वन है आज के समय में सबसे ज़्यादा दबाव में है और सबसे ज़्यादा इसको काटा जा रहा है या इसका विनाश किया जा रहा है। कारण क्या है कि जो भूमध्य रेखी वर्षा वन है, चाहे वो अमेज़न का हो, चाहे कांगो का हो, चाहे वो इंडोनेशिया, मलेशिया या फिलीपींस या पापुआ न्यू गिनी का हो वर्षा वन, इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर वनों की कटाई की जा रही है। और एक अनुमान के अनुसार माना जा रहा है कि जो अमेज़न में प्रति 2 सेकंड में 1 फुटबॉल के फील्ड के आकार के बराबर वन को काट दिया जा रहा है। और इस काटने के पीछे जो कारण है वो पहला है एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंड करना या कृषि भूमि का विस्तार करना, कि वनों को काटकर अधिक से अधिक वनों की भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए। दूसरा इसका मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं तो इसके द्वारा बड़े बड़े रिजर्वायर का निर्माण हो रहा है, जलाशयों का निर्माण हो रहा है जिसमें वर्षा वन डूब जा रहे हैं। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण है कि यहाँ पर जो प्लांटेशन है या जो कैश क्रॉप्स हैं उनका बहुत बड़े पैमाने पर रोपण किया जा रहा है। ठीक है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया में पाम ऑयल के लिए
बहुत बड़े पैमाने पे वर्षा वनों को काटा जा रहा है और पाम ऑयल का या पाम का प्लांटेशन किया जा रहा है। और ये पाम आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जिसका उपयोग कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, खाद्य पदार्थों में किया जाता है, बहुत सी चीज़ों में किया जाता है और इसका सबसे ज़्यादा मांग बढ़ती जा रही है, जिस कारण से इसके उत्पादन के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया में बड़े पैमाने पर वनों को काटा जा रहा है। कांगो बेसिन की भी यही स्थिति है कि वहाँ पे भी एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, माइनिंग के लिए बहुत बड़े पैमाने पे वनों को काटा जा रहा है। इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय वर्षा वन है ये एक बहुत बड़े जीव जंतुओं को सपोर्ट करता है। बड़े पैमाने पर ऐसे जीव हैं जो दुर्लभ हो चुके हैं, अब उनको इतना ज़्यादा हमने उनका हैबिटेट ही नष्ट कर दिया है कि वो दुर्लभ हो चुके हैं। जैसे अमेज़न में वर्षा वनों में रहने वाली कुछ जनजातियां हैं, कुछ जीव जंतु हैं। कांगो में रहने वाले कुछ खास प्रकार के जीव हैं, जैसे बैक, सिल्वर बैक जो गोरिल्ला हैं, चिंपैंजी हैं, पिग्मी हिपोपोटामस हैं। हिपोपोटामस जिनको दरियाई घोड़ा कहा जाता है, इनकी 2 प्रजातियां हैं। एक सामान्य प्रजातियां जो सवाना के क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये काफ़ी बड़ी होती हैं। एक पिग्मी हिप्पो होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जो अगली प्रजाति है इसी कांगो रिवर बेसिन में, वो है कांगो रिवर बेसिन में पाई जाने वाली हाथी। यह हाथी अफ्रीकी हाथी की अपेक्षा काफ़ी छोटी होती है, उससे छोटी होती है, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर मलेशिया इंडोनेशिया में देखा जाए तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एप पाया जाता है जिसको कहते हैं ओरांग उटांग। और इस ओरांग उटान के अस्तित्व पर अब खतरा उत्पन्न हो गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर वर्षा वनों को काटा गया है प्लांटेशन के लिए, पाम ऑयल प्लांटेशन के लिए। अब भारत में भी जो पश्चिमी घाट में यह पाया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेयर के कारण डिस्टर्ब हो चुका है। जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है वो भी बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसका मतलब है कि जो भूमध्य रेखीय वर्षा वन है आज के समय में मानव हस्तक्षेप के कारण बहुत अधिक डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसलिए नहीं कि यहाँ की लकड़ियाँ इमारती हैं या यहाँ पर जो जंगल है वो आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं। यहाँ पर क्या है कि जो प्लांटेशन करना है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, उसके लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रेल का विस्तार करने के लिए या जल विद्युत उत्पादित करने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ के जंगलों को काटा गया है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु के बारे में हमने सामान्य जो चर्चाएं कर ली। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है आप करिए, कुछ भी हो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी फीडबैक होगा आप दीजिएगा इसके बारे में, कैसे क्या आपको हेल्प मिला। और कुछ सुझाव होगा तो आप जरूर फीडबैक के रूप में दीजिएगा, उस पर अमल किया जाएगा, बिल्कुल उसके हिसाब से किया जाएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का वो होगा मानसूनी जलवायु पर। और तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आप बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।